जिसमें पहला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं। ठीक है, तो क्रियात्मक शोध के प्यारे बच्चों जो प्रवर्तक माने जाते हैं, तो इसके लिए 4 ऑप्शन बनाया है। पहला ऑप्शन है एस स्टीवेंस, दूसरा स्टीफन एम कोरे, तीसरा जी.सी. हेल्मस्ट डेटर या फिर ब्रडफील्ड। ठीक है, तो जो क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक माने जाते हैं वो प्यारे बच्चों स्टीफन एम कोरे को माना जाता है। ठीक है, और आप देखेंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान की जब बात की जाती है तो वहां पर आप देखेंगे तो एक नाम और आता है कर्ट लेविन का, जिन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय जर्मनी के जो रिसर्चर थे जिनका नाम था कर्ट लेविन, उनको दिया गया है। लेकिन व्यवस्थित रूप से जब क्रियात्मक अनुसंधान की बात की जाती है तो इसका प्रतिपादन जो है कोलंबिया विश्वविद्यालय के जो शिक्षक रहे हैं वो स्टीफन एम कोरे रहे हैं। ठीक है, तो इसके प्रवर्तक किसको बोलेंगे? ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, स्टीफन एम कोरे। अब उसके पश्चात प्यारे बच्चों हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ था। ठीक है, यह हुआ है। तो आप देखिए कि इसमें 4 ऑप्शन बनाया गया है, जिसमें कह रहा है कि 2009 में हुआ था, या दूसरा ऑप्शन दिया है 2008 में, या तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 2010 में, चौथा कह रहा है 2011 में। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों जो इसका राइट आंसर है वो आपका है 2009। ठीक, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 2009। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पर समझिएगा कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का विद्यालयों में लागू किया गया, तथा जब एनसीईआरटी द्वारा जब बात की जाती है तो पाठ्य पुस्तकों में संशोधन का एक डेट दिया हुआ है 2010 ना। तो ये संशोधन किया गया था। बच्चे अधिकांशतः कंफ्यूज होते हैं कि 2010 नहीं है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ पूछ रहा है, तो आरंभ 2009 में किया गया था। ठीक, और संशोधन का जब डेट पूछा जाएगा तो वो 2010 में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, रीता ने भाषा में अंक प्राप्त किया, 60 अंक प्राप्त करना है। ठीक, भाषा में 60 अंक प्राप्त किया है, 60 अंक प्राप्त करना है। ये क्या कहलाता है? यही पूछ रहा है कि 60 अंक जो प्राप्त किया है वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मापन, दूसरा है मूल्यांकन, तीसरा है परीक्षण और चौथा है उपलब्धि। तो ये प्यारे बच्चों मेजरमेंट कहलाता है, मापन कहलाएगा कि रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किया। ये किसी स्वीकृत पैमाना के द्वारा जो अंक प्रदान करने की प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। ठीक, अब उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। चौथा प्रश्न है, ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित हुई। ठीक है, तो कब हुई वो पूछ रहा है, सन पूछ रहा है आपसे कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी कब विकसित हुई है। ठीक, तो देखिए ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या 1957 में हुआ था, या 58 में हुआ था, या 56 में हुआ था, या 55 में हुआ था? कंफ्यूज करने के लिए आपको एक साल का ही गैप करके इधर उधर घुमाया है सिर्फ। लेकिन इसका राइट जो आंसर है प्यारे बच्चों, ब्लूम की टैक्सोनॉमी जो विकसित हुई है आप लोगों को बताया गया है कई बार कि 1956 में हुआ था। ठीक, ब्लूम ने टैक्सोनॉमी के अंतर्गत ब्लूम महोदय ने 3 भागों में इसको विभाजित किया। पहला कहा संज्ञानात्मक, दूसरा कहा भावात्मक और तीसरा कहा कौशलात्मक या गत्यात्मक नाम से इसको जानते हैं। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 5वें प्रश्न, प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक है, क्या है? तो ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज। तो क्या ये ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज है? नहीं, ये चार्ल्स महोदय ने दिया है।
उसके बाद दूसरा है आपका एसेंशियल ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट। ये जो है ये किसी दूसरे राइटर का है। इम्प्रूव एजुकेशन, ऐसा कुछ एजुकेशन होता नहीं है ना, जो कि पुस्तक का नाम दिया गया हो। और उसके बाद टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस जो है वो आपके एम कोरे ने दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब उसके पश्चात हम लोग छठे प्रश्न पे चलते हैं। निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न हैं ना, तो निबंधात्मक प्रश्न के परीक्षण जो हैं वो कौन कौन से हैं? क्या उदाहरण वाले प्रश्न हैं? ठीक है, क्या पुनः स्मरण वाले प्रश्न हैं, या फिर अभिज्ञान वाले प्रश्न हैं, या बहुवचन प्रकार के वाले प्रश्न हैं? तो निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं, देखिए एक एक को हम लोग पहले समझते हैं। उदाहरण वाले प्रश्न, हाँ उदाहरण के जो प्रश्न होते हैं प्यारे बच्चों वो आपके अब देखेंगे। तो निबंधात्मक के प्रश्न होते हैं जो आप बहुत विस्तार पूर्वक उसका विवेचना करते हैं, लिखते हैं, तो निबंधात्मक में उदाहरण के प्रश्न लिखे जाते हैं। पुनस्मरण ये एक लाइन का होता है जिसमें एक ही शब्द कह सकते हैं कि भी उत्तर देने रहते हैं, तो ये तो होगा नहीं, ये वस्तुनिष्ठ का एक प्रकार है। तो अभी प्रत्याभिज्ञान प्रश्न ये भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो वस्तुनिष्ठ का ही एक प्रकार है जिसमें सटीक आंसर देना रहता है, वो एक शब्द दो शब्द में। बहुवचन प्रकार वाले शब्द ना, तो ये भी इसी का बहुविकल्पी का ही एक रूप है। तो आपका जो निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न है प्यारे बच्चों वो किसमें आता है? उदाहरण वाले प्रश्न के अंतर्गत आता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न है वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता नहीं है। यहाँ पर देखिए नहीं कंफ्यूज करता है, तो नहीं है समय की मितव्ययिता। ठीक है, दूसरा कह रहा है फलांकन की सुगमता ना, और उसके बाद जो है पाठ्यक्रम की व्यापकता और रचना एवं प्रशासन की सुगमता। देखिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण की जो विशेषता होती है वो समय की व्ययता जो व्यवहारिक रूप से देखा जाता है। तो फलांकन की सुगमता ये भी व्यवहारिक रूप से देखा जाए कि जब हम लोग उसका मूल्यांकन करें तो उसमें सुगमता हो। पाठ्यक्रम का व्यापकता, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे तो संपूर्ण पाठ से बनेंगे, तो ये भी विशेषता है। रचना एवं प्रशासन में की सुगमता। ठीक है, तो ये जो है प्यारे बच्चों वो राइट आंसर नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब उसके पश्चात प्यारे बच्चों आठवां प्रश्न है समस्या हमारी और हल भी हमारा। ठीक, तो ये जो है क्रियात्मक शोध का के अंतर्गत ये बात कही जाती है, मौलिक शोध के अंतर्गत नहीं की जाती, ना व्यवहारिक न उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ये जो बात कही जाती है प्यारे बच्चों वो कही जाती है क्रियात्मक शोध के अंतर्गत। ठीक, अब हम लोग आगे प्रश्न देखेंगे। तो नवा प्रश्न है शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है। शैक्षिक मूल्यांकन का अंग होता है कौन सा? व्यवहारात्मक मूल्यांकन अनुभव और प्रेरणात्मक अनुभव, स्मृति अनुभव, अधिगम अनुभव। ठीक है, तो शैक्षिक मूल्यांकन का जब अंग की बात करते हैं तो आप देखेंगे प्यारे बच्चों जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अंतर्गत शैक्षिक मूल्यांकन का अंग जब बताया जाता है तो उसमें आप देखेंगे तो आपका बताया जाता है शिक्षण के उद्देश्य पहला होता है, दूसरा है अधिगम का अनुभव, और तीसरा होता है आपका अंग जो होता है वो व्यवहार परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ व्यवहारात्मक अनुभव दिया है वो भी अंग नहीं है, स्मृति का अनुभव भी नहीं है, प्रेरणात्मक अनुभव नहीं है, जो कि है कौन सा? तो वो है आपका प्यारे बच्चों ये अधिगम अनुभव। ठीक है, तो शैक्षिक मूल्यांकन का अंग क्या होता है? अधिगम का अनुभव होता है। ठीक है, अब उसके पश्चात हम लोग प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा 3 अंग होते हैं, कौन कौन सा? शिक्षण के उद्देश्य, दूसरा अधिगम आपका
अधिगम का अनुभव होता है और उसके बाद होता है व्यवहार परिवर्तन। ये 3 अंग होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, तभी आप शैक्षिक मूल्यांकन का अंग सही ढंग से ढूंढ पाएंगे। परिकल्पना होती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पूर्व जब समाधान करा रहा था प्रीवियस पेपर, तो उसमें बताया था कि हाइपोथेसिस जो होता है वो प्यारे बच्चों एक समस्या का अनुमानिक समाधान होता है। ठीक है, तो आप इसका सही उत्तर दे पाएंगे कि जो होता है समस्या का पूर्व में क्या किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। एक उद्देश्य के अकॉर्डिंग हाइपोथेसिस बनाया जाता है, तो वहां पर समस्या के अकॉर्डिंग ही क्या किया जाता, समस्या का एक पूर्व में अनुमान लगाया जाता है कि ये इसका उत्तर होगा। ये राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों पहला ही। ठीक है, समाधान के बाद अनुमान नहीं, शोध के मध्य में अनुमान नहीं, कोई अनुभव किया ही नहीं जाता, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका पहला जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखते हैं। तो मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है। ठीक है, मापन का सामान्य सिद्धांत किससे संबंधित होता है, तो वो प्यारे बच्चे ये भी बड़ा इजी है, ये गणित से संबंधित। मेजरमेंट जब भी किया जाएगा तो मूल्यों का अंकन किया जाता है ना, स्वीकृत पैमाने के आधार पे अंक प्रदान किया जाता है, तो अंक की बात किसमें की जाती है, वो आपका गणित में किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गणित से। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ना कि भूगोल, ना कि विज्ञान, ना कि अर्थशास्त्र। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। ठीक है, अभी देखो जब मैं बता रहा था तो यही परिभाषा आपको बता रहा था कि मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृति नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। अभी बताया ना आपको। तो ये प्यारे बच्चों किसने कहा है पूछ रहा है, डेटर या फिर एस स्टीवेंस ने या फिर बर्ट्रैंड रसेल ने या फिर उंट महोदय। ठीक, तो किसने कहा है ये पूछ रहा है। तो ये बड़ा ही फेमस परिभाषा है किसका, एस स्टीवेंस का। बहुत सिंपल सी एक लाइन की परिभाषा है, वो स्टीवेंस ने कहा है। ठीक, अब उसके पश्चात नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं। ठीक है, तो आजकल जो शिक्षा बनाया जा रहा है प्यारे बच्चों, वो बाल केंद्रित बनाया जा रहा है ना। तो इसमें पूछ रहा है शैक्षिक जो है उद्देश्य के अंग है, लेकिन शैक्षिक उद्देश्य में बालक का होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, शिक्षक का होना भी जरूरी है और विषय वस्तु या पाठ्यक्रम का भी होना जरूरी है। ठीक है, तो उसमें ये प्रश्न में थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज, जहाँ समाज दिया है, यहाँ समाज में शिक्षक को रहना चाहिए, शिक्षक को स्थान दिया गया है। तो ये इसीलिए कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये कहा जाता है त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, जो जॉन डीवी ने महोदय ने कहा है, शिक्षक को उद्देश्य का ये अंग के आधार पर ही कहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि समाज के स्थान पर क्या रहना चाहिए था, शिक्षक रहना चाहिए, क्योंकि शिक्षक भी एक समाज से आता है। तो इसलिए ये जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा आपका, देखो बालक और विषय वस्तु तो मिल ही रहा है, समाज थोड़ा सा पटासा दे दिया है, लेकिन फिर भी ये इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र है ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और क्रियात्मक क्षेत्र। ठीक है, या फिर कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो देखिए बालक का विभिन्न कौशल का विकास होने वाला जो क्षेत्र है वो ज्ञान पक्ष भी है, भाव पक्ष भी है और क्रियात्मक पक्ष भी है। तो ये उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अब उसके पश्चात नेक्स्ट देखते हैं। बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, नहीं है। ठीक, नहीं है तो कौन सा नहीं है, अनुवाद नहीं है, ठीक, या विवेचना नहीं है, या वाग्नी विस्तार नहीं है, वाग्विस्तार दिया है, वाग्विस्तार नहीं दिया है, या फिर अनुप्रयोग नहीं होता। देखिए अनुवाद भी होता है, ठीक, उसके बाद विवेचना भी किया जाता है बोध के अंतर्गत। देखो बौद्धिक योग्यता के बोध अंग का
या बोध अंग नहीं है कह रहा है। ठीक है, तो पहले यहाँ से रिलेटेड आप समझ जाइए कि किसका है बौद्धिक योग्यता। तो बौद्धिक योग्यता प्यारे बच्चों जो दिया है कृथवाल ने दिया है। ठीक, अब कृथवाल ने इसको 6 भागों में बांटा हुआ है। इसमें अनुवाद की भी बात किया है, विवेचना का भी बात किया है और अनुप्रयोग का भी बात किया है, लेकिन बात किसका नहीं किया है, वाग्विस्तार का नहीं किया है। ये सी वाला जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जो है आप लोगों का कुछ 15 प्रश्नों का बहुविकल्पी प्रश्नों का संग्रह था। मैं और भी बहुत सारे प्रश्नों को आपके सम्मुख लेकर के आऊंगा और ऐसे ही डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा उत्तर इसका सही है और क्यों सही है। ठीक, ताकि आप होने वाले आगामी परीक्षा में